हेलो जी सर, आज के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? व्यापारी देखिए, आज व्यापारियों का एक सम्मेलन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर रखा हुआ है, व्यापारियों के साथ बातचीत होगी, चर्चा होगी, कुछ उनके अच्छे अच्छे सुझाव होंगे और कुछ चर्चा जो है हम भी जहां से करेंगे। हम सबको पता ही है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जो है वो अच्छे कार्य जो है वो कर रहा है। हर वर्ग के लिए उन्होंने अच्छा करके दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 9 साल भी हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। उसी क्रम में महाजन संपर्क अभियान के नाते व्यापारियों से मिलना, बातचीत करना और उनके सुझाव लेना, यही आज जो है वो सर, जनसंपर्क के बाद काफ़ी देर के बाद इस तरह का अभियान देखा गया है, तो आपको लगता है ये कुछ ना कुछ जोड़ने का ही काम है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क जो है वो चलता ही रहता है, लेकिन इस बार विशेष जो है वो ना 30 मई से 30 जून तक का जनसंपर्क इसलिए चल रहा है कि 9 साल हुए हैं सरकार को बने हुए और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने इस दौरान अच्छे काम किए हैं। तो इस नाते हर एक से लाभार्थियों के भी सम्मेलन हो रहे हैं, व्यापारियों के सम्मेलन हो रहे हैं, उसके बाद जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके सम्मेलन हो रहे हैं, आप जैसे मित्र जो हैं पत्रकार और सोशल मीडिया के भाई उनके सम्मेलन हो रहे हैं, उनसे चर्चा हो रही है। तो उसी के नाते रूटीन वर्क है, कोई स्पेशल नहीं, लेकिन रूटीन में जो है। तो इसी तरह रूटीन वर्क में चलते रहेंगे? हाँ, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। सम्मेलन में आते रहेंगे? हाँ, सम्मेलन में लोग आते सर, रहेंगे। कुछ ना कुछ आप जम्मू कश्मीर के लिए मांगेंगे भी? मांगेंगे, हाँ। प्रधानमंत्री जी से हमने चर्चाएं की हैं और गृह मंत्री जी से भी की हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आएँ, इसकी हमें पूरी आशा है। स्पीच इतनी लंबी पहले बता कब चलेगी? पहले बाइट होगी, उसमें से सब निकल जाएगा जो मेन बोलेगा। जल्दी तो है। मैं सबके हाउस से कहूँगा जोरदार तालियों से एक बार डॉक्टर साहब का स्वागत करें। और सबसे पहले मैं डॉक्टर से निवेदन है कि वो मंच पे अपना हाथ ग्रहण करें। जोड़ी से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आदरणीय डोगो जी से कहता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और डॉक्टर सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और सबसे पहले मैं भाई कैमरा पीछे करो सर, उस तरफ सर, उस तरफ सर, उस तरफ चल जाए। ये अपना सुजीत जी बाजू थोड़ी अंदर करो। थोड़ा सा अंदर हो जाओ। डॉक्टर मलयालम से निवेदन करता हूँ कि वो वंदे मातरम की वंदना के थोड़ा सा पीछे आ वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम यस्य साधनां मातरम वंदे मातरम।
सुमधुर भाषणी वंदे मातरम। भारत माता की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम ओहो भैया साइड से यार बड़ू ही पीछे हो बिल्कुल नहीं करनी। हेलो तो यहाँ का क्या नाम करें हमें हमारे प्रेस सेल के राजदीप और इनके साथ उसी के संदर्भ में हमारे बीच हमने उस कंसिस्टेंट अप्रोच के कारण चाइना प्लस वन, चाइना को छोड़कर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर भारत में आए, इस अप्रोच तक हम पहुंचे हैं। हमने वो एक इकोसिस्टम खड़ा किया। इस इकोसिस्टम के कारण, एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण, एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक विजन के कारण देश और देश की इकोनॉमी के बारे में देश में और विदेश में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलता है। 2022 में जब मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट में भारत को 2027 तक एक बढ़ती हुई इकोनॉमी के रूप में 5वें नंबर की इकोनॉमी, 7वें नंबर की इकोनॉमी पहुंचेगी, जिसको हमने उनसे पहले आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी को हमने अचीव किया है। आपका इस्तेमाल करता हूं, आपका वंदन करता हूं। अभी नीरज जी अलग अलग बॉडीज का, अलग अलग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का परिचय करा रहे थे, तो मैं नोटिस कर रहा था जहां एम्पावर्ड ट्रेड विमेन बॉडीज या ट्रेड करने वाली महिला शक्ति बहनें और दोस्त भी बहुत सारी हैं, मगर किसी भी बॉडी के चेयरमैन या पदाधिकारी के रूप में नीरज जी ने किसी महिला उद्यमी का नाम नहीं लिया। इकलौती प्रधान है, मगर मैंने ये बात इसलिए नोटिस की कि नरेंद्र मोदी जी के इस कालखंड में, इस 9 वर्ष के वक्फे में 2014 से ही विमेन को एम्पावर करने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, चाहे वो ट्रेड हो या समाज का कोई भी हिस्सा हो, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने विशेष प्रयास किए। विभिन्न मार्केट एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल बॉडीज और अन्य ट्रेड बॉडीज से आप लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। जम्मू कश्मीर में आप लोगों के लिए क्या क्या काम हुए हैं, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी भाई जुगल किशोर जी ने आपके सामने बहुत सारी बातें रखी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री के रूप में काम कर रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी आपके सामने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि देश में भी हो रहे कामों के बारे में काफी कुछ विषय रखेंगे। मैं कुछ मिनटों में आपके सामने नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से भारत के इकोनॉमिक या भारत के इंडस्ट्रियल या भारत के कमर्शियल
इकोसिस्टम को मजबूत करने का काम किया है पिछले 9 सालों में। मैं उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसकी इकोनॉमी में 3 चीजों की बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है उसे 9 साल पूरे हुए हैं और इन 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक और साहसिक फैसले देश के हित में हुए और देश में विकास की गति को तेज गति मिले उसके लिए प्रयास किए गए हैं और देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर किया गया। अगर हम 2004 और 2014 का जो कार्यकाल रहा उसे हम देखें तो हमें लगेगा कि 2004 और 2014 के बीच का जो कार्यकाल रहा भ्रष्टाचार और रिश्वत में हुए हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों में वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं डॉक्टर दयाल जी को बुलाना चाहूँगा। तो मैं शुरू में प्रभारी हुआ करता था, टेक्सटाइल और प्रभारी सारे भारतीय जनता पार्टी के चौथे के सारे नाम हुआ। तो मैं आपके साथ 1 घंटा बैठे बैठ के छोड़ता था। वो मुझे समझाते कि देखिए साहब आप बारीकी की बात है, जीएसटी से तो जीएसटी मेरे साड़ी के अंदर लगने वाले धागे में भी लग गया, जीएसटी मेरी साड़ी के रंग चढ़ने वाले रंग में भी लग गया। तो मेरे तो आज जीएसटी जब ये इसके संबंधित लोग हैं तो वो भी सब ध्यान देंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर की भूमिका रहने वाली है और उसके लिए हमने अपने आप को भी तैयार करना और यहाँ के विभाग जगत को भी तैयार करना है ताकि कल को किसी से ये शिकायत आ रहे कि हम किसी तरह से अपने दायित्व को निभाने के लिए पीछे रहेंगे। जहाँ तक हमारा संबंध है हमारा पूरा सहयोग आपको उपलब्ध रहेगा और हमारी जितनी पूरी बैठी है ये यहाँ के प्रशासन के साथ समन्वय करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि कोई ऐसा विषय नहीं रहेगा जिसका समाधान ना हो। बहुत बहुत और मैं यहाँ बैठा सबकी बातें सुन रहा तो मुझे ध्यान में ये किया कि मंच पर बैठे हुए कम से कम आधे से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जिनका व्यापार जगत से कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं और ना ही कोई ज़्यादा शास्त्री भी है। लेकिन देखिए सियासत का मतलब एक बार आप राजनीति में आ जाइए तो आप कहीं भी क्या मानना चाहिए। तो जब ये गेट में आई तो मैंने अपने नाम को ये कहकर के तसल्ली दी कि इतिहास में ऐसा भी समय हमने देखा है कि अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी नीतियों का निर्धारण करने वाले अर्थशास्त्री नहीं जुड़े और मार्क ट्वेन ने एक बार लिखा था इकोनॉमिक्स इज टू सीरियस अ सब्जेक्ट टू बी लेफ्ट टू इकोनॉमिस्ट अर्थात अर्थशास्त्र और व्यापार जगत से बाहर के लोगों का भी व्यापार जगत के साथ कुछ न कुछ भूमिका निभाने की चाहिए। लेकिन दैट अपार्ट व्यापारी वर्ग की परिभाषा कुछ भी हो उसके समाज में भूमिका बहुत व्यापक है। आप योग जगत व्यापार जगत का प्रतिनिधित्व करते ही करते हैं आप साथ ही साथ समाज के पीने मेकर आपकी बात गंभीरता से सुनी जाती है, आपको बात कहने का अवसर भी मिलता है। ना मिले तो आपको कैप्टिव ऑडियंस मिलता है, आपके शो में भी आता है मतलब जुड़े बनता है आप लोगों को ब्रेन वॉशिंग करते हो इसलिए आप बहुत बड़ा महसूस है। लेकिन देखिए और समाज सेवा के कामकाज में आपका सहयोग भी रहता है। विशेषकर संकट की घड़ी आए तो योग जगत से बहुत सारी अपेक्षाएँ रहती हैं। मुझे याद है 2014 में जब भूषण बाढ़ आया तो मेरे क्षेत्र में और लोगों को 40 घर विकास रहने के लिए इंडियन मर्चेंट चैम्बर जो भारत का सबसे पुराना चैम्बर है महात्मा गांधी भी उसके सदस्य हुआ करते थे दुबई का उन्होंने 40 लाख का हमें सहयोग किया जो हमने जाकर के डीसी लोगों के साथ में उन्होंने इसका कीजिए कि हम आपसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं उसके बाद चैम्बर क्या है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि संकट की घड़ी में समाज अगर कहीं अपना वसीला पाता है तो पूरी इसी वर्ग के लोग रहते हैं कि हम नागरिक का और ये समाज का आप हमें भूमि भी हैं आप अपने क्षेत्र में महारत भी रखते हैं जरूरत के
पार्टी का विवेक का इस्तेमाल भी करते हैं। और इसके साथ पूछिए तो आपके बीच में आकर के तो बहुत ज़्यादा ध्यान बांटने की जरूरत भी नहीं और आवश्यकता भी नहीं। और मैं भी ये कह रहा कभी आयोजकों से कि अगली बार इसमें ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन रखा है, जो कुछ हम आपसे सीखें कि आप हमसे सीखें, और कुछ दोनों सीख करके हम इस गाड़ी को आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि इन 9 वर्षों की बात करनी अनिवार्य है या आवश्यक है, तो मुझे लगता है इसलिए कि गत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे प्रयास हुए, ऐसे नए इनिशिएटिव हुए हैं जो परंपरा से हटकर के जो बॉक्स थे, which broke the taboos of the past and which were considered to be undoable or unimaginable to humans. लेकिन अंदर आपका लक्ष्य ही था to bring ease of business, अगर मोटे तौर पर। और दूसरा ये कि भारत को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हम बड़े शौक से कहते हैं कि लेकिन भौगोलिक स्तर पर स्पर्धा करने के लिए हमें भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना होगा, भौगोलिक चुनौतियों को स्वीकार करना होगा, भौगोलिक स्पर्धा करनी होगी और भौगोलिक चिंताओं को प्राथमिकता देनी, ताकि हमारी भूमिका विश्व स्वीकार करें और हम देखे पाएंगे। और वहाँ पर उद्योग जगत का एक अहम रोल मैं समझता हूँ कि 2 मिनट हम भाजपा के वो इससे निकल करके बात करेंगे, भले हम भाजपा की आलोचना क्यों ना हो। इतने घोर आलोचकों में हमारा भारतीय जनता पार्टी के हर काम की निंदा करना, मोदी जी की सरकार के हर काम की आलोचना करना हमारा धर्म ही क्यों ना हो, फर्ज अव्वल क्यों ना हो, फिर भी कुछ एक ऐसे आंकड़े हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, जो ना मैंने बनाए, ना आपने बनाए, ना भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, ना लोगों ने। और आज जमाना है एविडेंस बेस्ड ऑब्जर्वेशन, एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट। जो मैंने कहा आप सुन लें, ये मुनासिब है। आज तो बाप के कहने पर बेटा भी डालता तो वो जमाना जाता रहा। अगले दिन इस प्रकार का व्यापार करने को थोड़ा सा जगह बता रहा हूँ। क्या सोचते हैं? नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में एक क्वांटम जंप हमारी अर्थव्यवस्था को भी मिला है, हमारे व्यापार में प्रगति भी हुई है और उसी का कारण है कि आज सारा विश्व भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को मानने लगा है, उसको सम्मान की निगाहों से देखता है और मोदी जी विश्व के सबसे कद्दावर नेता बनकर के उतरे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा, इसको वैश्विक मापदंड इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 41 पैदान जंप करके 81 से 40वें दर्जे पर आ गए। स्टार्टअप की दुनिया में हमारा कोई नाम ना था, दुनिया हमें बड़ी कोई बहुत संजीदगी से नहीं देखती थी, लेकिन आज हम स्टार्टअप की दुनिया में 3रे दर्जे पर खड़े हैं और 1 लाख से अधिक हमारे स्टार्टअप्स हैं, 115-20 से अधिक यूनिकॉर्न है। इसी प्रकार इकॉनमी की दृष्टि में वी आर नाउ रेटेड एज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। हमने नहीं कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर रहा है और 5वें दर्जे पर हम पहुँचे, इंग्लिस्तान को पिछाड़ के, जो हमारे ऊपर 200 साल हुकूमत करके गए थे। और ये बात यहाँ पर, और कुछ एक नए क्षेत्र मोदी जी ने खोले, जैसे खादी का क्षेत्र, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन, 1 लाख करोड़ का आज टर्नओवर खादी का हो गया। जहाँ खिलौनों का आयात होता था आज निर्यात हो रहा है। जहाँ अगरबत्ती का सारा रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से जाता था, 4-5 हज़ार करोड़ की तजारत होती थी, सारी अगरबत्ती वियतनाम, कोरिया से आती थी। मोदी जी ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 100 साल पुराना उसमें संशोधित किया, बैम्बू को उसके दायरे से बाहर निकाला। आज स्थिति ये है कि बैम्बू हमारे यहाँ से डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये बात, ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित करने का महत्व ये भी है कि आने वाले 20-25 वर्षों में, जिसको अमृत काल कहा जा रहा है, जब भारत उस शिखर पटल पर पहुँचेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि होगी, जो वैल्यू एडिशन होगी, वो इन्हीं क्षेत्रों से होगी, जो हिमालयन क्षेत्र है, हिमालयन राज्य है। और उसका उदाहरण आपने देख लिया, अरोमा मिशन, पर्पल रेवोल्यूशन, जिसका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ है। लाखों में वहाँ के जो उसमें जुड़ गए हैं एग्री स्टार्टअप्स, वो उसमें खेल रहे हैं। और आपके माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाना अनिवार्य है समाज में कि हर प्रकार की हैंड होल्डिंग सरकार की ओर से उपलब्ध है, तकनीकी सहयोग, आर्थिक सहयोग, मार्केट लिंकेज। और आज व्यापारियों से भी हमारा यही आह्वान था
कि वो हमारी स्टार्टअप मूवमेंट के साथ जुड़ जाए, क्योंकि इंडस्ट्री लिंकेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल स्टार्टअप्स, और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन करके शुरू से इस मुहिम के साथ जुड़े और एक सिनर्जी के साथ हम काम कर सकें। सर, स्टार्टअप की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों देखा गया था कि CSIR IIIM जो है वो भांग के ऊपर एक प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहे हैं। अगर इस सब की बात की जाए तो क्या आपको भी लगता है कि एक कमी रह गई है कि हम अब तक अपने खुद के यहाँ के इस कल्चर को समझ नहीं पाए, आयुर्वेद को अभी तक समझ नहीं पाए हैं हम? बिल्कुल आप ठीक, एक बात इसमें भी आपकी बात ने बहुत अच्छी बात कही, और इसमें जुड़ ये भी जाता है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था में जम्मू कश्मीर की भूमिका रहेगी, योगदान रहेगा, तो जहाँ अरोमा मिशन का रहेगा यहाँ कैनाबिस का भी रहेगा। हिंदुस्तान का पहला कैनाबिस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का प्लांट का प्रोजेक्ट CSIR IIIM में शुरू किया गया कैनेडियन सहयोग से, और इसमें जो दवाइयाँ ईजाद होंगी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की होगी, दूसरे देशों की उपलब्ध होंगी, जिसमें पेन किलर्स में न्यूरोपैथी के लिए, कैंसर के मरीजों के इत्यादि के लिए। और ये शायद आपका कहना ठीक है कि शायद यहाँ के जो हमारे रिसोर्सेज थे पिछली सरकारों ने उसकी ओर या ध्यान नहीं दिया और हमारी भी प्राथमिकताओं से कूच कर गए, और इसलिए हमारे लिए भी समाज में जाकर के ये बात रखना अनिवार्य है कि हमारे जो एक्सक्लूसिव डोमेन्स हैं हम उसका ध्यान दें, और हम न केवल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे, यहाँ के व्यापार सामर्थ्य में सुधार करेंगे, बल्कि हम भारत की आने वाली समय की अर्थव्यवस्था में भी एक प्रमुख भूमिका निभाने की स्थिति में। सवाल ये कि ये जो आज का व्यापारी सम्मेलन है, क्या ये ब्रिज का काम कर सकता है? निश्चय मुझे लग रहा है कि समाज, व्यापार वर्ग समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है, उसको अलग से नहीं देखना है, और आने वाले समय में ये पब्लिक प्राइवेट की जो लकीरें हैं वो जाती रहेगी। सरकार और प्राइवेट में कोई अंतर नहीं रहेगा। आपके सामने उदाहरण है, स्पेस का विभाग पहले एक गोपनीयता में काम करता था, मोदी जी ने उसके दरवाजे खोल दिए। आज 150 से अधिक स्टार्टअप, प्राइवेट स्टार्टअप्स वहाँ पर हमारे स्पेस में एक स्पेस इकॉनमी एक नए तौर पर आई है। अमेरिका हमसे कितना आगे हुआ करता था स्पेस के क्षेत्र में, आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट्स हमारे यहाँ से लॉन्च किए जा रहे हैं, और लगभग 174 मिलियन अमेरिकन डॉलर हिंदुस्तान उसमें से कमा चुका है। सर 9 लाख नौकरी का आंकड़ा आपने आज सभी विपक्ष गुमराह कर रहा था, युवाओं को लगता है कि आंकड़ा रख नहीं रहा था, आज आपने आंकड़ा रखा है कि 9 लाख नौकरी आपने दी है। देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरियों का ताल्लुक है, जो मैंने आंकड़ा रखा कल की प्रेस वार्ता में वो केंद्रीय नौकरियों का था, क्योंकि प्रदेश की नौकरियों को अगर मिला दिया इससे भी अधिक। लेकिन अगर केंद्र की नौकरियाँ भी देखें तो हमने पहले 9 वर्षों में यानी 2014 से लेकर के 2023 तक लगभग 9 लाख सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध कराई है, जबकि इन्हीं 9 वर्षों के कार्यकाल में 2004 से लेकर 2013 तक वो केवल 6 लाख दे पाए थे। इसके अतिरिक्त ना सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज आया बल्कि क्वालिटेटिव, हमने पारदर्शिता लाई, हमने इंटरव्यू समाप्त कर दिया, कोई पक्षपात नहीं रहा, भाई भतीजावाद नहीं रहा, लेन देन नहीं रहा, और ऑनलाइन आपने देखा रोज़गार मेला का एक नया सिलसिला शुरू किया, ऑनलाइन वितरित किया जाता है, लगभग 70,000 से अधिक हर रोज़गार मेला में प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन उसका वितरण करते हैं, कोई बीच में बिचौलिया नहीं रहता, मिडल मैन नहीं रहता, सरलता लाई, पारदर्शिता लाई, लेवल प्लेइंग फील्ड हर नौजवान को दिया। सर स्टार्टअप्स को लेकर काफ़ी जोर जो है केंद्र सरकार जो है वो दे रही है, क्या लगता है कि अमित शाह जी भी 23 तारीख को जहाँ पहुँचने वाले हैं भगवती नगर के अंदर, तो कोई और गुड न्यूज़ जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिल सकती है? स्टार्टअप्स के लिए मुझे लगता है कि उसके लिए हम सबका सहयोग आपका भी अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर उतनी तेज़ी से वो गति नहीं पकड़ पा रहा जैसे कि दूसरे प्रदेशों में, हालांकि हमारे इतने बड़े सरमाए हैं जो शायद दूसरे प्रदेशों के पास उपलब्ध सर लगा अवेयरनेस, थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस भी है जहाँ पे जम्मू इसमें तीनों चीज़ें हैं। एक, जैसा मैंने कहा, चेंज ऑफ माइंडसेट, हम अपनी मानसिकता से ये सरकारी नौकरी का वहम निकालते हैं। अब आप देखिए जो लेवेंडर का काम हुआ है इसमें, और मैं चाहूँगा आप जाकर के अभी इंटरव्यू करें उनका, MBA और BTech की नौकरियाँ छोड़ करके बच्चे आए, आखिर वो मूर्ख तो नहीं है, वो भी आप ही के हम उम्र है, कुछ दिखा होगा तभी आए हैं। लेकिन हमारे पास हमारे 3,000 की नौकरी के लिए हम धरने पर बैठे अपनी जवानी गुजार देते हैं। क्योंकि स्टार्टअप अगर ल्यूक्रेटिव होगा, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज होगा, तो उसका सस्टेनेबिलिटी भी आएगी और उसमें आकर्षण भी रहेगा। एक तो चेंज ऑफ माइंडसेट, दूसरा चेंज ऑफ बिजनेस कल्चर। आजकल सारी बिजनेस टेक्नोलॉजी और आइडिया ड्रिवन है, जो शायद यहाँ पर अभी जागृति कम आ रही है, और हमारे पास वो हर टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो विश्व में कहीं और हो। और तीसरा अवेयरनेस, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आपके मोबाइल में हर जानकारी, हर वेबसाइट उपलब्ध है, हर स्कीम के लिए डैशबोर्ड्स बने हुए हैं। लेकिन जब हम बीच में जाते हैं, कुछ लोगों से पूछते हो, कहते हैं हमें किसी ने बताया ही नहीं, तो बताने वाला ज़माना चला गया, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ उपलब्ध है। तो आप जैसे हमारे जो नौजवान
पत्रकार मित्र हैं वो इसकी जागरूकता पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और आपको भी उसमें गर्व महसूस होगा। सर यूथ को क्या मैसेज जम्मू कश्मीर के, आपको काफ़ी टकटकी लगाए देखते हैं क्योंकि आप जब भी कोई यूथ का मसला आता है जम्मू कश्मीर के तो आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पिछले दिनों जब यहाँ के बच्चे इंटरनेशनल गेम्स के लिए जाना था तब आपने हस्तक्षेप किया, उनको यहाँ से वहाँ पर फ्लाइट्स में टिकट दिया, जो भी उनको वीज़ा कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, वो आपको देख रहे हैं। थोड़ा सा यूथ में एक तो एक्सपोजर की कमी इसलिए भी है कि मुझे लगता है, जैसे मैं कार्यक्रम में आजकल कह रहा हूँ कि जब भी आप मेरा युवाओं के साथ इंटरेक्शन कराएं तो कृपा करके उनके माता पिता को भी साथ ले आएँ, कि हम अपने 2 घंटे उनको समझाते हैं, वो जब घर जाते हैं उनके पिता कहते हैं वो तो उन्होंने अपना कर लिया, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, फिर डालते हैं किसी कोचिंग सेंटर में। और ये जितने आपने देखा, ये जो जितने स्टार्टअप्स कामयाब हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटरों में नहीं गए, बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन इनमें एक एप्टीट्यूड था इनोवेशन का, इनको एक डायरेक्शन दी गई, हैंड होल्डिंग हुआ, सहयोग हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि सारे समाज में थोड़ी सी जागृति लाने की आवश्यकता है। बहुत एक प्रदेश में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब जैसे सरकारी नौकरी है में तो गुजरात में तो मैंने देखा कि लोग सिविल सर्विस का फॉर्म भी नहीं भरते, और मोदी जी के होते हुए स्टार्टअप्स की दुनिया में हम नंबर 3 दर्जे पर हम दुनिया में हैं। तो आप खुद अनुमान लगाइए कितनी विडंबना होगी और कितनी अफसोसनाक बात होगी कि 3 दर्जे पर हिंदुस्तान हुआ है दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में, लेकिन जम्मू में या जम्मू कश्मीर में उसका कल्चर नहीं है। तो इसको हम बढ़ावा देंगे और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में बहुत जल्द परिवर्तन आने वाला है।